सबको स्वागत है आप लोगों का अपना चैनल सिटी शॉप में। व्यूअर्स, दुनिया में सफल तो सभी लोग होना चाहते हैं, बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी हालात और किस्मत को दोष देकर हार मान लिया करते हैं। वहीं पर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो खुद पर भरोसा करते हैं और अपने आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के दम पर असंभव को भी संभव कर दिया करते हैं। ऐसी एक शख्सियत थे महान बिजनेसमैन एंड्रयू कार्नेगी, जिन्होंने गरीबी के हालात में जन्म लिया, जिन्हें शुरुआती दौर में कोई ढंग का एजुकेशन नहीं मिला, यहाँ तक कि घर का खर्चा चलाने के लिए 13 साल की उम्र से ही उनको काम करना पड़ा, वो भी केवल $5 प्रति माह के हिसाब से। पूरी ज़िंदगी में इन्होंने $400 मिलियन इनकम किए थे और वो तब के दिनों में अमेरिका, पूरा यूरोप में सबसे अमीर इंसान बने थे। वो सिर्फ पैसा इनकम नहीं किए थे, अपने इनकम का 90% पैसा मतलब लगभग $350 मिलियन उन्होंने गरीब, लाचार, बेसहारा लोगों की डेवलपमेंट के लिए दान भी कर दिए थे और पूरी दुनिया को ये बता दिए थे कि पैसा इनकम करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बात करते इनके बचपन की, तो इनका जन्म स्कॉटलैंड में एक छोटी सी शहर में छोटी सी घर में हुआ था, जहाँ पर सिर्फ 2 ही रूम थे और 2 रूम 2 फैमिली शेयर करके रहते थे। और वही बड़े होकर लगभग सभी बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी मकान खरीद डाले। इनके पिता एक सूती मिल में हाथ से कारीगरी का काम करते थे। मशीनों की आ जाने से उनके पिता की नौकरी चली गई और उनके परिवार को रोजी रोटी कमाने के लिए अमेरिका आना पड़ा, जहाँ पर उन्होंने अपने पिताजी का हेल्प करने के लिए बस 13 साल की उम्र से ही काम करना शुरू करे थे और तब से ही उनको $5 प्रति माह का सैलरी भी मिलना शुरू हो गया था। लेकिन शुरुआती दिनों से इनके काम के प्रति लगन, समर्पण और एकाग्रता बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया था, जिनके चलते हुए उनको एक के बाद एक नए नए काम करने का अवसर प्रदान होते गए, जो आगे चलकर उनका सफलता का आधार बना। बट कोई एक इंसान का फॉलो किए गए रास्ते पर चलकर सब लोग सफल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बट एक सफल व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में सफलता पाने के लिए जो मूल सिद्धांत का पालन किया था, वही सिद्धांत को अगर सभी लोग फॉलो करते हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि सफलता हर किसी को मिले। जिस प्रकार एंड्रयू कार्नेगी ने अपना पूरा संपत्ति सभी को दान कर दिया था, वैसे ही वो अपना सफलता का राज भी सबको बता दिया था। नेपोलियन हिल एक जर्नलिस्ट और एक राइटर थे, जिन्हें फॉर्चुनेटली मौका मिल गया था अपने समय के सबसे अमीर इंसान एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, तभी एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन के सामने एक सीरियस ऑफर रखा। उन्होंने बताया कि मुझे पता है मैक्सिमम लोग लाइफ में फेल होने वाले हैं अपने से सब कुछ ट्राई करके सक्सेसफुल होने के प्रोसेस में, मगर रियलिटी तो यही है, सक्सेसफुल होने का प्रिंसिपल यूनिवर्सल है, मतलब सबके लिए सेम है। जिनमें लोग अगर अपने से टाइम लगा के सब कुछ सीखने के बजाय अगर हम लोगों से सीख लेता है तो बेटर है। इसीलिए तुम ऐसा एक फिलोसॉफी, एक बुक तैयार करो जिसमें दुनिया के सबसे कुछ सक्सेसफुल लोगों का विजडम और नॉलेज रहे, जो लोगों को सबसे जल्दी सक्सेसफुल होने में मदद करे। मैं तुम्हें दुनिया के कुछ रिच और सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लेने में मदद करूंगा, उनसे कांटेक्ट करवा के, मगर हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ ट्रैवलिंग का ही पैसा दूंगा। क्या तुम ये ऑफ़र लेना चाहोगे? नेपोलियन कुछ देर तक सोचा और उन्होंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद 20 साल तक नेपोलियन ने रिसर्च किया, 500 से अधिक लोगों से वो मिले और एक कमाल का बुक रेडी किया, जिनका समरी मैं आज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। थिंक एंड ग्रो रिच में ऑथर कहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस करना है या फिर आपको कोई भी गोल को अचीव करना है तो टोटल 13 स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, डिज़ायर। नेपोलियन हिल बोलते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, एक बहुत बड़ी चाहत होना चाहिए। और ये चाहत कोई आपका विश नहीं है और ना ही आपका ये उम्मीद है। चाहत मतलब आपको किसी भी हालत में वो चीज़ चाहिए और आप वो चीज़ हासिल कर ही लोगे। थॉमस एडिसन एक इन्वेंटर थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। और एक इंसान था जिनका नाम था एडविन बर्न्स थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था। एडविन बर्न्स उतना खास पढ़े लिखे भी नहीं था और ना ही वो थॉमस एडिसन को जानता था, बट उसके अंदर ये डिज़ायर था, एक बर्निंग डिज़ायर था कि उसे कुछ भी हालत में थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना था। उसने कभी खुद से ये नहीं कहा मुझे थॉमस एडिसन के वहाँ पर जॉब करना है, बल्कि उसने खुद से ये कहा कि मुझे कुछ भी हालत में थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। एडविन बर्न्स जब थॉमस एडिसन का ऑफिस पहुँचे तो थॉमस एडिसन ने उनको कुछ छोटे मोटे काम ही दिए। कुछ सालों तक वो ऑफिस के छोटे मोटे काम करते रहे, बट उनके अंदर एक डिज़ायर था, एक बर्निंग डिज़ायर कि उन्हें थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना था। कुछ सालों के बाद जब थॉमस एडिसन ने अपना डिक्टेटिंग मशीन आविष्कार किया तो उनके सेल्समैन ने वो चीज़ बेचने में इनकार कर दिए। वो लोग बोले कि इसे कोई नहीं खरीदेगा। इस मौके का फ़ायदा उठा के एडविन बर्न्स ने बताया कि मैं इसे बेच सकता हूँ।
और उसने वो चीज़ सिर्फ बेचा ही नहीं, उनका सेल्स को इतना इंक्रीज़ कर दिया कि खुद थॉमस एडिसन ने कॉन्ट्रैक्ट देके उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाए और पूरा देश भर में उसे ये चीज़ बेचने के लिए बताए। तो उनका सक्सेस का मेन राज क्या था? उनका सक्सेस का मेन राज था ए बर्निंग डिज़ायर। इस बुक में बताया है, हम लोग जो भी कुछ सोचते हैं, हम लोगों का ब्रेन उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। हम लोग जो भी कुछ सोचते हैं वही हम लोगों के साथ होता है, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये है वो 6 स्टेप जिसके सहारे आप अपने डिज़ायर को अचीव कर सकते हो। स्टेप 1, आपको एग्जैक्टली बताना है कि आपको क्या चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे अमीर बनना है, आपको बिल्कुल स्पेसिफिक बात करना है कि आपको क्या चाहिए या फिर कितना पैसा चाहिए, जैसे 1 करोड़ रुपया या फिर 5 करोड़ रुपया, एकदम स्पेसिफिक। स्टेप 2, आपको ये बताना है कि आप इसके बदल में क्या देना चाहते हो। जैसे आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए तो इसके बदल में आप सेल्समैन की सर्विस दोगे या यूट्यूब में वीडियो बनाओगे, क्या देना चाहते हो ये आपको क्लियरली बताना है। स्टेप 3, अपने गोल के लिए एक एग्जैक्ट टाइम दो, एक एग्जैक्ट डेट जिसके पहले आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो। स्टेप 4, आपको एग्जैक्टली एक प्लान बताना है कि किस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ये हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% सही हो, क्योंकि बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अभी आपके दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है तो आप उसको लिख डालो। स्टेप 5, आप एक पेपर लो और इस पेपर में आपको क्या चाहिए, उसके लिए क्या आप सर्विस दोगे, आपका डेट और आपका प्लान लिख डालो। अब आखिरी एक स्टेप है जिसे मैं आपको इस बुक की स्टेप 3 में बताऊंगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट, स्टेप 2, फेथ। आपका गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ डिज़ायर होने से काम नहीं चलेगा। डिज़ायर के साथ साथ आपको खुद के ऊपर एक यकीन होना चाहिए, एक फेथ होना चाहिए, एक बिलीव होना चाहिए। एडविन थॉमस एडिसन का पार्टनर इसलिए बना क्योंकि उनके अंदर बर्निंग डिज़ायर तो था ही, उसके साथ साथ था फेथ। फेथ मतलब खुद के ऊपर यकीन, खुद के ऊपर एकदम श्योर, जहाँ मैं कर लूँगा। और इस फेथ को इंक्रीज़ करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो मैं आपको स्टेप 3 में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट, स्टेप 3, ऑटो सजेशन। हम लोगों के माइंड का 2 भाग है। एक है कॉन्शस माइंड जो सोचने का काम को करते हैं, फॉर एग्जांपल वो एक शिप का कैप्टन है, और दूसरी भाग है सबकॉन्शस माइंड जो एक वर्कर है। कॉन्शस माइंड सबकॉन्शस माइंड को जो भी कुछ ऑर्डर देते हैं उसे वो तुरंत करते हैं, उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग ब्रश करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, शूलेस बांधते हैं, ये सब चीज़ आज की डेट में हम लोगों को सोच के करने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि ये सब चीज़ हम लोगों ने बहुत बार पहले कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ हम लोगों का सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है, वहाँ पर स्टोर हो चुका है। कोई भी काम हम लोग जब पहली बार करते हैं तो पहले वो कॉन्शियस माइंड में आता है, उसके बाद वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो आज की डेट में हम लोगों का जो भी कुछ सपना है, ड्रीम्स है, लक्ष्य है, उसे अगर हासिल करना है तो उसे पहले सबकॉन्शियस माइंड में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए ऑटो सजेशन एकमात्र रास्ता है। ऑटो सजेशन के द्वारा हम लोग उस चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर सकते हैं। ऑटो सजेशन मतलब हम अगर कोई भी चीज़ अपने आप से बार बार कहते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो अपना सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खुद से बोलते हैं कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, इसका मतलब है बचपन में कभी ना कभी आपके पेरेंट्स ने या फिर किसी ने आपसे कहा होगा कि पैसा कमाना बहुत टफ है, पैसा कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और इस चीज़ को आपने यकीन कर लिया होगा। तो ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा बन चुका है। तब जब भी पैसा कमाने की बात आपके सामने उठता है तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाता है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। आपको अपना बात सबकॉन्शियस माइंड में बैठाना है, क्योंकि आप जो भी कुछ सोचते हैं वही चीज़ को आप अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचना स्टार्ट कर दोगे कि मैं अमीर बनने वाला हूँ तो आप अमीर बनना स्टार्ट कर दोगे। आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। डिज़ायर के चैप्टर में मैं आप लोगों को 5 स्टेप तक बताया था, और ये 6 स्टेप फॉलो करके आप अपने मैसेज को सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा सकते हो। स्टेप 6, आप पेपर में जो भी कुछ लिखे थे उसे आप बिलीव के साथ पढ़ो। जैसे मान लो आपने लिखे थे कि आपको 10 लाख रुपया चाहिए, वो भी साल ख़त्म होने से पहले, बदले में आप यूट्यूब में वीडियो बनाएंगे। तो इस चीज़ को आप एक कागज़ में लिख लो और इसे रिपीट करो। साल ख़त्म होने से पहले मेरे पास 10 लाख रुपया होंगे और मैं बदले में यूट्यूब में बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगा। और ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको विजुअलाइज करना है, मतलब आंखें बंद करके अपने माइंड में बिल्कुल वही सब कुछ आपको देखना है जिसे आप चाहते हो। आपको अगर 10 लाख रुपया चाहिए तो आप पहले अपने माइंड में एक पूरी सीन क्रिएट करो। आप उस 10 लाख रुपया को देखो,
अपने माइंड में बिलीव करो कि आपके पास 10 लाख रुपया आ चुके हैं। आप हर चीज़ को नोटिस करो, आप क्या फील कर रहे हो, आप कितना एक्साइटेड हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो। बिल्कुल एक असली वाला एक्सपीरियंस आपके दिमाग में आप क्रिएट करो। बस आपके विजुअलाइजेशन में वो पैसा आपके पास आ चुका है। अगर रियल में अभी आपके पास 10 लाख रुपया आ जाता है तो आप कैसा फील करोगे? बिल्कुल वैसा ही आपको फील करना है, एकदम रियल सीन क्रिएट करना है अपने दिमाग में। ये स्टेटमेंट और ये विजुअलाइजेशन आप जितनी बार करोगे वो अच्छा है, लेकिन एक बार आपको सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ज़रूर आपको करना है। और इसके अलावा आप इसे जितनी बार रिपीट करोगे वो आपके लिए अच्छा है। याद रहे, ये स्टेटमेंट आपको पूरी इमोशंस और बिलीव के साथ पढ़ना है। ये वर्ड ऐसे पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको स्टेप में ये 2 चीज़ों को खास ख्याल रखना है। नंबर 1, आपको स्टेटमेंट बिलीव के साथ पढ़ना है। स्टेप 2, अगर आपको ये प्रोसेस अजीब लगे या फिर आप स्टेटमेंट को बिलीव के साथ ना बोल पा रहे हो तो आप समझ लेना कि शुरुआती दौर में आपको प्रॉब्लम जाएगी। आपको ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है, तभी आप ये प्रोसेस में बेटर बनते जाओगे। मोस्टली लोग इसे कुछ दिन तक करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। इस मैसेज को आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने में कुछ टाइम लगता है, इसलिए आपको इसे करते रहना है। स्टेप 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज 2 प्रकार के होते हैं, जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में नॉलेज होना। स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब पर्टिकुलर किसी एक फील्ड के बारे में डिटेल नॉलेज होना। जनरल नॉलेज आपके पास जितनी भी हो बट ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं है उससे। स्कूल और कॉलेज में भी आज की डेट में जनरल नॉलेज ही पढ़ाई जाती है, इसलिए स्कूल कॉलेज की डिग्री बहुत ज़्यादा काम की नहीं होती है आज की डेट में। इस बुक में ऑथर हमें ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेना है। ऑथर हमें ये बोल रहे हैं कि आपको एडुकेटेड बनना है, मतलब उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज को आपको यूज़ भी करना है। आप उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज को यूज़ करके जो चीज़ आप चाहते हो उस चीज़ को पा सकते हो। डिज़ायर का चैप्टर में जो स्टेप 2 में था कि आप बदले में क्या सर्विस दोगे, तो उस सर्विस के बारे में आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक्वायर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यूट्यूब में वीडियो बनाना है तो यूट्यूब में मुझे जानना पड़ेगा कि कैसे मार्केटिंग होता है, यूट्यूब कैसे काम करता है, इसके बारे में मेरे पास डिटेल नॉलेज होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है ये सब नॉलेज मेरे पास ही होना चाहिए, मैं दूसरे लोगों को भी हायर कर सकता हूँ जिन लोगों के पास ये नॉलेज है। फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड का स्कूलिंग बहुत कम थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो एडुकेटेड नहीं थे, उन्होंने बहुत सारे स्पेशलाइज नॉलेज रखने वाले लोगों को हायर किया जिससे वो अपना गोल को अचीव कर लिया। स्पेशलाइज नॉलेज आपके पास हो या आपके टीम में किसी के पास हो, बस आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए और उस नॉलेज को आपको यूज़ भी करना है। स्कूल कॉलेज में जो भी कुछ आप सीखते हो उसका 90% कभी आप यूज़ करते ही नहीं हो। बहुत सारे लोग बहुत सारे बुक भी पढ़ते हैं, उनके पास काफ़ी नॉलेज भी होते हैं, बट वो एडुकेटेड नहीं होते हैं क्योंकि वो कभी उस नॉलेज को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, कभी वो उसके बारे में कोई प्लानिंग ही नहीं बनाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नॉलेज इज़ पावर, बट नॉलेज पावर नहीं है, नॉलेज एक पोटेंशियल पावर है। नॉलेज पावर तब बनेगी जब आप उसको यूज़ करेंगे। आपको 2 चीज़ याद रखना है। नंबर 1, आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेना है, वो नॉलेज आप ऑनलाइन से ले सकते हो, बुक से ले सकते हो, बहुत सारे लोगों से ले सकते हो। और दूसरी बात, उस नॉलेज को आप यूज़ करें, मतलब उस नॉलेज को यूज़ करके आप प्लान बनाएं, उस प्लान को आप लिख के भी रखें। स्टेप 5, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब ऐसी चीज़ जो अभी तक हुई ना हो। डिज़ायर के चैप्टर में पार्ट 4 में मैं आपको जो प्लान बनाने के लिए बताया था, वो प्लान आप इमेजिनेशन से ही बना सकते हो। इमेजिनेशन 2 टाइप की होती है, एक सिंथेटिक इमेजिनेशन और दूसरी क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन, जब हम लोग पुराने कुछ आइडिया और नॉलेज को इस्तेमाल करके बेटर कुछ नया बनाते हैं तो वो सिंथेटिक इमेजिनेशन होते हैं, मैक्सिमम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन, इसका मतलब होता है सिक्स सेंस। ये डिटेल में हम लोग बाद में समझेंगे, बस इतना आप समझ लीजिए कि क्रिएटिव इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके हम लोग ऐसा कुछ बनाते हैं जो पहले कभी हुआ ही ना हो। इमेजिनेशन का यूज़ करके आप अपने लिए प्लान बना सकते हो। मान लो मैं YouTube में मोटिवेशनल वीडियोस बनाना चाहता हूँ, अब मैं सिंथेटिक इमेजिनेशन का यूज़ करके प्लान बनाऊँगा। मैं सोचूंगा एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए मुझे क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, मैं कंटेंट कहाँ से लाऊंगा, एक पूरी वीडियो बनाने के लिए मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा, एक हफ्ते में मैं कितना वीडियो बना सकता हूँ, और ये सब आइडिया और नॉलेज को लगा के मैं एक प्लान बनाऊंगा। सिंथेटिक इमेजिनेशन को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए आपको बाहर कहीं घूमने जाना है तो आप अपने पुराने नॉलेज के बेस पे सोचेंगे कि बाहर घूमने जाने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा, आपके पास अभी कितना पैसा है, बाकी पैसा आप कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, आप टिकट कहाँ से कटाएंगे, ये सब चीज़ सोच के आप एक प्लान बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है ये प्लान आपका 100% सही हो, बट आगे चल के क्योंकि आप इस प्लान को चेंज भी कर सकते हो, बट आप अपना इमेजिनेशन का जितना ज़्यादा प्रयोग करके प्लान बनाएंगे वो प्लान उतना ही ज़्यादा सटीक होगा। नेक्स्ट, क्रिएटिव इमेजिनेशन, इस चीज़ को हम लोग आने वाले चैप्टर में बहुत डिटेल्स में समझेंगे।
स्टेप 6 ऑर्गेनाइज प्लानिंग। सबसे पहले अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो आपको एक टीम हायर करना है और आपको डिसाइड करना है कि उनको क्या फ़ायदा मिलेगा। मतलब आप उन्हें सैलरी दोगे या फिर ऐसा कुछ जिसके लिए वो लोग काम करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको मिलके टीम वर्क करना है। किसी दो ग्रुप मेंबर के बीच में अगर लड़ाई हो जाता है या फिर ऐसा कोई मेंबर जो दूसरों का बात नहीं सुनता है, उनको ओबे नहीं करता है, उनको रिस्पेक्ट नहीं करता है, ऐसे लोग आपको बिल्कुल नहीं रखना है। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आपका प्लान जो है बहुत बार फेल होंगे। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको प्लान को चेंज करते रहना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको प्लान ऐसे बनाना है जिससे आपका कस्टमर को फ़ायदा हो। आपको ऐसे सर्विस प्रोवाइड करना है जो आपको कस्टमर को चाहिए। आपको सिर्फ याद रखना है, आपका सिर्फ एक ही बॉस है और वो है आपका कस्टमर। इसके अलावा आप अपने क्वालिटी और क्वांटिटी पे भी ध्यान रखें। जितना हो सके आप अच्छा क्वालिटी और ज़्यादा क्वांटिटी दें। और एक चीज़, जो सर्विस आप दे रहे हो उसका रीज़न भी अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूट्यूब में वीडियो बनाते हो सिर्फ पैसा इनकम करना है आपको इसलिए, तो आप ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोचते हो कि आपको यूट्यूब में वीडियो बनाना है इसलिए क्योंकि आपको लोगों को मोटिवेट करना पसंद है, आप ये काम को एंजॉय कर रहे हो, तो आप ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेस करोगे। आप अपने सर्विस को और बेटर बनाने के लिए आप अपने आप से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। इस साल मैं अपने कस्टमर को कैसा सर्विस प्रोवाइड किया? मैं कैसे और अच्छी तरीके से अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकता था? मैं कितना क्वांटिटी और क्वालिटी में सर्विस को प्रोवाइड किया? क्या मैं और अच्छी तरीके से इसको प्रोवाइड कर सकता या नहीं? मेरे रिलेशनशिप मेरे टीम मेंबर के साथ इस साल कैसा रहा? मैं टाइम का कितना सही इस्तेमाल किया? मैं पैसे को कितना सही इस्तेमाल किया? मैं फिजूल टाइम कितना वेस्ट किया? और मैंने जो भी कुछ गलतियाँ किया उससे मैंने क्या क्या सीखा? ऐसे कुछ क्वेश्चन करके आप अपना सर्विस को और अच्छी कर सकते हो। स्टेप 7 डिसीशन। देखा गया है दुनिया में जितने सारे सक्सेसफुल लोग और अमीर लोग होते हैं, वो उन लोगों में एक कॉमन कैरेक्टर, वो है उनका डिसीशन। वो लोग जल्दी से अपना डिसीशन को कभी चेंज नहीं करते। वो लोग जो बोल देते उसे वो करके दिखाते हैं। वेयरएज एक अनसक्सेसफुल पर्सन अपना डिसीजन में बार बार चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे अभी पढ़ाई करना है मेरे एग्ज़ाम के लिए और कुछ देर के बाद मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं अभी पढ़ाई नहीं करूँगा, तो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि मैं डिसीजन में चेंजेस नहीं कर सकता, चेंजेस कर सकता हूँ, बट उसके लिए बहुत ज़रूरी हो तब। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास सही प्लानिंग होते हैं, बट वो प्लानिंग को कभी एग्जीक्यूट नहीं करते, अपने डिसीजन में बार बार चेंजेस करते हैं। ऐसा उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास एक सही बर्निंग डिज़ायर है और सही प्लानिंग है, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उस प्लानिंग को आपको फॉलो करना चाहिए। स्टेप 8 परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है कि बिना गिव अप किए हुए आप अपने गोल के प्रति कंटिन्यूअसली काम करते रहे। थॉमस एडिसन, जिन्होंने 10,000 बार फेलियर हुए थे, उसके बाद जाके इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। अगर आपको परसिस्टेंस रहना है तो आपको कुछ विषय फॉलो करना है। जैसे नंबर 1, आपका गोल क्लियर होना चाहिए आपके सामने। आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। आपका प्लान सही होना चाहिए और आपका थॉट्स बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। तब जाके आप परसिस्टेंस का फ़ायदा ले सकते हो। नेक्स्ट, स्टेप 9 द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। द पावर ऑफ मास्टरमाइंड का मतलब है 2 लोग या फिर उससे अधिक लोग अपना एनर्जी और अपना नॉलेज को शेयर करते हुए जब कोई एक चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहा है। पावर ऑफ मास्टरमाइंड का 2 फायदा है। नंबर 1, एक दूसरे को अपना काम का बेनिफिट मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है। और दूसरा, जो इस बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे अच्छी तरीके से आपको समझना है। देखिए, हम लोगों का जो पूरा दुनिया है ये 2 चीज़ से बना है। नंबर 1 मैटर, जो भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, और दूसरा है एनर्जी। दुनिया इस एनर्जी से ही हर मैटर को बनाते हैं। हम लोग जब कोई भी चीज़ सोचते हैं तब हम लोग एनर्जी ही रिलीज़ करते रहते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करते रहते हैं। जब एक फेक इंसान कोई चीज़ सोचता है तब वो थोड़ा एनर्जी रिलीज़ करता है, बट बहुत सारा लोग मिलके जब कोई एक विषय के ऊपर सोचते हैं, उसे बनाने की कोशिश करते हैं, तब बहुत ज़्यादा एनर्जी एक साथ रिलीज़ होता है। इसलिए टीम बना के काम करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक साथ ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा तो ज़्यादा जल्दी वो चीज़ तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टेप 10 मिस्ट्री ऑफ द सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। इस बुक की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है, वो है अपना ब्रेन। अपना ब्रेन थॉट को ट्रांसमिट भी करता है और थॉट को रिसीव भी करता है। थॉट को रिलीज़ करने के लिए वो सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करता है।
जिससे वो वैसे ही चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट भी करता है। हमने आपको ऑटो सजेशन के चैप्टर में बताया है कि कैसे आप सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके आपका जो थॉट्स है उसे आप ब्रॉडकास्ट यानी रिलीज़ कर सकते हैं, जिससे वो चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि थॉट को रिसीव कैसे करते हैं, और ये जो थॉट रिसीव होते हैं इसी को क्रिएटिव इमेजिनेशन कहते हैं। आपका माइंड वाइब्रेट करता है, जब वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करता है तभी आपको ये थॉट्स रिसीव होते हैं। आपको ये थॉट्स यूनिवर्स और दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड से रिसीव होते हैं। अब माइंड का वाइब्रेट बढ़ाने का बहुत से तरीके हैं, जैसे आप म्यूजिक सुन सकते हैं, अल्कोहल, लव का फीलिंग, और इन सब में जो बेस्ट है वो है सेक्स। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेंटर, आर्टिस्ट सब हाईली सेक्स नेचर के ही होते हैं। अब क्रिएटिव इमेजिनेशन का प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये सब मैं आपको स्टेप 13 में बताऊंगा। अभी आप इतना जान लो, कोई भी थॉट को रिसीव करने से पहले आपका माइंड का वाइब्रेशन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और इसका एक तरीका है सेक्स। ये भी कहा जाता है कि हर एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये इसलिए कहा जाता है कि एक आदमी की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है वो होती है उसके वाइफ को खुश करना। इसलिए एक सही पार्टनर चूज़ करना बहुत ज़रूरी है जिसे आप प्यार करते हो। नेक्स्ट, स्टेप 11, द सबकॉन्शियस माइंड। हमारा ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके हमारे ज़िंदगी में चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीज़ें स्टोर हुई हो। और ये सब चीज़ें आपको ऑटो सजेशन के चैप्टर में बताया गया है कि कैसे आप कोई भी मैसेज को सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर सकते हो। स्टेप 12, द ब्रेन। आपका ब्रेन थॉट को रिलीज करता है सबकॉन्शियस माइंड के हेल्प से, जिसे फिर वही चीज़ें आपके लाइफ में होने लगता है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। और क्रिएटिव इमेजिनेशन के हेल्प से आप थॉट को रिसीव करते हो। स्टेप 13, द सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस का मतलब क्रिएटिव इमेजिनेशन, मतलब बिल्कुल नया आइडिया रिसीव होना। और ये आइडिया रिसीव होने के लिए आपको आपका माइंड का वाइब्रेशन को बढ़ाना होगी, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सेकेंड स्टेप है कॉन्सेंट्रेट करना। थॉमस एडिसन जब इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तब वो 10,000 बार फेलियर हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बल्ब का आविष्कार करें। फिर उन्होंने क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज़ किया, अपना ब्रेन का वाइब्रेशन को बढ़ाया और स्टेप 2 को फॉलो किया। उन्होंने डिज़ायर में फोकस किया और सोचा कि मुझे आंसर मिल जाएगा। उन्होंने पूरे बिलीव के साथ वेट किया आंसर का। स्टेप 2 में बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, आपको आंसर तुरंत नहीं मिलेगा, आपको ये स्टेप कुछ दिन तक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, और वो अचानक से मिलेगा। वैसे आप अगर चाहें तो ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, ये खुद ऑथर ने बुक में लिखी है, क्योंकि क्रिएटिव इमेजिनेशन का उतनी ज़्यादा नीड नहीं होती। तो अगर आपको नीड नहीं है तो आप ब्रेन को सिर्फ थॉट रिलीज़ करने के लिए, ऑटो सजेशन के लिए इस्तेमाल करें। अब आपको ऐसे 6 चीज़ बताऊंगा जिसे इंसान बहुत डरते हैं। अगर आप भी ये 6 चीज़ों से डरते हैं तो क्रिएटिव इमेजिनेशन काम नहीं करेगी। ये रहा 6 पॉइंट आपके सामने। फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब आपका कही गई बातों को कोई गलत अर्थ निकाल कर आपको बुरा भला कह रहा है, इसका डर। फियर ऑफ इल हेल्थ, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इसका डर। फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन, मतलब कोई आपसे प्यार करना छोड़ देगा, इसका डर। फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर। अगर ये 6 डर आपके साथ है तो क्रिएटिव इमेजिनेशन काम नहीं करेगी। इसीलिए ये जल्दी से जल्दी आपको ये डर को भगाना है। थिंक एंड ग्रो रिच, ये बहुत बढ़िया किताब है। इस किताब को अगर आपको पढ़ना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।